Hello student, myself Adarsh Raghuvanshi. Today I will teach respiration in organism. ये चैप्टर हम लोगों ने रिवीजन में डाल दिया है, रिवीजन में है ये. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिस्पायरेशन? रिस्पायरेशन इन प्लांट एंड एनिमल. तो हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ रिस्पायरेशन. फिर हम लोग देखेंगे कि टाइप ऑफ रिस्पायरेशन क्या होता है, रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट क्या होते हैं. इसको हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ है उसी को देखेंगे. तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे डिफिनीशन ऑफ रिस्पायरेशन क्या होता है, पार्ट ऑफ रिस्पायरेशन या रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए अलग अलग कौन से पार्ट होते हैं, स्टेप्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं रिस्पायरेशन में. ठीक है, इसकी बात करेंगे. ह्यूमन बीइंग के अंदर कैसे प्रोसेस होता है रिस्पायरेशन के अंदर, वो बात करेंगे. रिस्पायरेशन कुछ एनिमल के अंदर देखेंगे, उसके अंदर एनिमल के अंदर भी रिस्पायरेशन देखेंगे और प्लांट के अंदर भी रिस्पायरेशन देखेंगे. तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रिस्पायरेशन. तो रिस्पायरेशन क्या होता है? फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ब्रेकडाउन ऑफ organic molecule or breakdown of glucose in the form of their component for production of energy with the help of gaseous molecule called respiration. उसको क्या बोलते हैं? रिस्पायरेशन. तो रिस्पायरेशन क्यों ज़रूरी है? रिस्पायरेशन हमारे सेल के अंदर जो रिस्पायरेशन होता है उस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे सेल के अंदर क्या होगा? एनर्जी का प्रोडक्शन होगा. उस एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए सेल क्या करता है? रिस्पायरेशन के थ्रू एनर्जी का प्रोडक्शन करता है. ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग देखते हैं. तो जो रिस्पायरेशन के बाद जो इसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जो भी चीज़ यूज होती है उसके बाद उसका वेस्ट प्रोडक्ट बनता है. तो जैसे एग्जांपल के रूप में ले लें, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर, है ना. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एलिमिनेट हो जाएगा एक पर्टिकुलर ब्रीदिंग प्रोसेस के थ्रू. ठीक है, समझ आई बात. तो रिस्पायरेशन में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज. क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज. तो रिस्पायरेशन किसको कह रहे हैं? रिस्पायरेशन दिस प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रेक डाउन बाय रिएक्शन विथ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स. ठीक है, और वाटर इज कॉल्ड रिस्पायरेशन. सिंपल सा है, वही वाली बात है जिसको हम लोगों ने बोला गया. इसमें हम लोगों ने क्या बोला था? पिछले वाले में हम लोगों ने बोला था फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड मतलब हो गया कौन सा? दैट इज वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सभी के सभी. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ रिस्पायरेशन. स्टेप क्या है? जैसे ह्यूमन के अंदर हम लोग जब बात करते हैं तो स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है दो इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं. पहला होता है ब्रीदिंग प्रोसेस, एक होता है ब्रीदिंग और एक्सटर्नल रिस्पायरेशन. दूसरा होता है सेलुलर रिस्पायरेशन. ठीक है, और इंटरनल रिस्पायरेशन भी बोलते हैं. ठीक है, तो ब्रीदिंग और एक्सटर्नल रिस्पायरेशन किसको बोलते हैं? ब्रीदिंग होता है इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीजन इनहेल हो जाए, अंदर की तरफ आ जाए. ऑक्सीजन को अंदर की तरफ लेने के लिए ब्रीदिंग प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन को अंदर की तरफ लिया जाता है. तो व्हाट इज ब्रीदिंग? ब्रीदिंग का मतलब होता है ऑक्सीजन को अंदर की तरफ लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ छोड़ना. प्रॉपर्टी नोन एज ब्रीदिंग. एंड ब्रीदिंग ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल रिस्पायरेशन. ठीक है, ऑक्सीजन को अंदर की तरफ लेने की प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनहेलिंग और इनहेलेशन, और बाहर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने की प्रॉपर्टी को बोलते हैं एक्सटर्नलाइजेशन. ठीक है, फिर हम लोग दूसरी बात करते हैं क्या? सेलुलर रिस्पायरेशन. व्हाट इज सेलुलर रिस्पायरेशन? सेल के अंदर जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. वो ऑक्सीजन सेल के पास कैसे आया? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन गया ब्रीदिंग के थ्रू, उसकी ब्लड में हीमोग्लोबिन में चला गया. हीमोग्लोबिन से हो जाएगा कहाँ पर चला जाएगा? सेल के पास ऑक्सीजन चला गया. तो जैसे ही सेल के पास ऑक्सीजन जाएगा तो सेल के अंदर कौन मौजूद है? ग्लूकोज. तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी के फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. तो इसी को बोलते हैं क्या? सेलुलर रिस्पायरेशन. तो सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा. ग्लूकोज दैट इज C6H12O6, ऑक्सीजन 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होता है 6 CO2 के फॉर्म में प्लस 6 H2O प्लस एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरनल रिस्पायरेशन. इंटरनल रिस्पायरेशन जो दिया गया है जिसमें ऑक्सीजन एज ए मॉलिक्यूल लिया गया है, इसको बोलते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन. इसको क्या बोलते हैं? एरोबिक रिस्पायरेशन. एनारोबिक रिस्पायरेशन में भी सेम टाइप के रिएक्शन होते हैं, ऑक्सीजन की जगह सल्फर हो सकता है. ठीक है, तो वहाँ पे देखने को क्या मिलेगा? सेलुलर रिस्पायरेशन. तो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और इंटरनल रिस्पायरेशन में डिफरेंस क्या है? ये कहाँ पाया जाता है? ये आउटसाइड सेल की तरफ देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है इनसाइड सेल की तरफ.
इसके अंदर देखने को क्या मिलते हैं, फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं इनहेलेशन मतलब ऑक्सीजन को अंदर की तरफ लेना और ऑक्सीजन को अंदर की तरफ लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ निकालना, दैट इज एक्सटर्नालाइजेशन देखने को मिलता है। इंटरनल रिस्पायरेशन के अंदर देखने को क्या मिलता है, इट्स अ केमिकल प्रोसेस जिसके अंदर क्या हो रहा है, एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहे हैं और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। ठीक है, एनर्जी जो होता है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में एनर्जी रिलीज नहीं होती है, इंटरनल प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, ह्यूमन रिस्पायरेशन में हम लोग जब चलते हैं ह्यूमन रिस्पायरेशन के अंदर, तो ह्यूमन रिस्पायरेशन के अंदर देखोगे कि जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, मतलब जो ऑक्सीजन मतलब पहला जो प्रोसेस है ब्रीदिंग है ना, स्टेप पहले स्टेप में जो ब्रीदिंग स्टेप था, उस ब्रीदिंग के अंदर क्या क्या हो रहा था। तो फर्स्ट प्रोसेस में जब हम लोग बात करते हैं ब्रीदिंग के अंदर, जिसके अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को अंदर की तरफ लेने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं, तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में वो ऑर्गन जो कि ऑक्सीजन को अंदर की तरफ लाने और बाहर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने में जो हेल्प करते हैं, उसको बोलते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो वो ऑर्गन जो इस पर्टिकुलर सिस्टम में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ऑक्सीजन को या गैस को बाहर से अंदर की तरफ और अंदर से बाहर की तरफ निकालने और ले जाने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कौन सा होता है, नाजल कैविटी। नाजल कैविटी से पहले स्टार्ट देखो कहाँ से कहाँ तक होता है, पहले हम लोग देखेंगे इनहालेशन क्या होता है। इनहालेशन के अंदर, इनहालेशन का मतलब होता है, इनहालेशन का जो फेट है, रास्ता है ऑक्सीजन के लिए या गैस के लिए, पहले कैसे होगा, पहले होगा कि नोजल कैविटी, पहले होगा नोजल पोर, नोजल पोर के बाद होगा नोजल कैविटी, नोजल कैविटी को ही बोलते हैं नोजल चैम्बर, नोजल चैम्बर के पास चला जाएगा फेरिंग्स से होते हुए, फिर कहाँ चला जाएगा, एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस से जाएगा ट्रैकिया, ट्रैकिया से फिर वो दो अलग अलग पार्ट में टूट जाएंगे, मतलब अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेफ्ट और राइट ब्रोंकस में टूट जाएगा, लेफ्ट और राइट ब्रोंकस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेफ्ट और राइट ब्रोंकस फर्दर कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ ब्रांक्यूल्स, देन ब्रांक्यूल्स फर्दर कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ एल्वोलाई, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एल्वोलाई, एल्वोलाई को ही बोलते हैं एयर सैक। ठीक है, ऑक्सीजन इस तरह जा रही है, और जब एक्सपायरेशन हो रहा है, जब बाहर की तरफ निकल रही है कार्बन डाइऑक्साइड, तो उस केस में क्या हो रहा है, उस केस में हो रहा है कि एल्वोलाई से निकल रहा है, एल्वोलाई के बाद क्या होगा, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या होगा, ब्रोंकस, ब्रोंकस के बाद देखने को क्या मिलेंगे, ट्रैकिया, ट्रैकिया से लैरिंग्स से होते हुए, एपिग्लॉटिस से होते हुए, फेरिंग्स से होते हुए, नाजल कैविटी और नाजल चैम्बर से होते हुए फिर किस में चला जाएगा, नाजल पोर में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, नाजल पोर में। इस तरह से देखने को मिलता है पूरा ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, जस्ट होल्ड अ सेकेंड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर। ये डायग्राम आप लोग को बनाना है, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको मैं देखूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसको ब्रीफ में एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, पूरा एक एक को इस पूरे स्टेप वाइज को एक्सप्लेन किया जाएगा रिस्पायरेटरी सिस्टम को। थैंक यू।